तो आज हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी की कुछ बुनियादी अवधारणाओं की एक लिस्ट है। जी हाँ। ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि बहुत बहुत ही छोटे लेवल पर, मतलब परमाणु और उनसे भी छोटे स्तर पर दुनिया कैसे काम करती है। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज को थोड़ा आसान बनाने की, ताकि हमें इसका सार समझ आ सके। हाँ, ये लिस्ट असल में क्वांटम दुनिया को समझने के लिए जो जरूरी औजार हैं और जो नियम हैं, हाँ। उनका एक तरह से खाका है। और शुरुआत होती है तरंग समीकरण से। तरंग समीकरण, हाँ, और श्रोडिंगर समीकरण भी। बिल्कुल, श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण, ये नाम तो बहुत सुना है, पर ये करता क्या है असल में? क्या ये बताता है कि कोई कण, कोई पार्टिकल ठीक ठीक कहाँ है? सीधे तौर पे नहीं। श्रोडिंगर समीकरण क्वांटम दुनिया के लिए वैसा ही है जैसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए न्यूटन के नियम हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा, ओके। ये हमें किसी कण, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, उसकी जो अवस्था होती है क्वांटम में, उसे वेव फंक्शन कहते हैं। वो समय के साथ कैसे बदलेगी ये बताता है। वेव फंक्शन। हाँ, तो ये समीकरण भविष्यवाणी करता है कि अगर हम मापेंगे तो क्या मिलने की संभावना है। निश्चित रूप से क्या मिलेगा ये नहीं। ओह अच्छा, तो ये सब संभावनाओं का खेल है मतलब। निश्चित कुछ नहीं, मापने से पहले तो नहीं। हाँ। और यहीं पर लिस्ट में अगली चीज आती है लिनियरिटी और सुपरपोजिशन। हाँ, लिनियरिटी और सुपरपोजिशन, ये क्या भला है? अब ये भी बड़ा भारी सा नाम लगता है। हाँ, है तो थोड़ा। देखिए, लिनियरिटी तो समीकरणों की एक गणितीय प्रॉपर्टी है, एक गुण है। ठीक है। जिसका नतीजा होता है सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन क्वांटम का एक और, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला पहलू है। मतलब? इसका मतलब है कि एक क्वांटम कण एक ही समय पर एक से ज्यादा अवस्थाओं में हो सकता है। क्या? एक ही समय पर? कैसे? हाँ, जैसे सोचिए एक सिक्का हवा में उछाला गया हो। जब तक वो नीचे गिरकर रुक नहीं जाता, वो एक तरह से हेड्स और टेल्स दोनों अवस्थाओं का मिला-जुला रूप है। वैसे ही क्वांटम कण भी जब तक उन्हें मापा नहीं जाता, वो कई संभावनाओं का एक सुपरपोजिशन होते हैं। वाह, एक ही चीज एक साथ कई रूपों में, ये तो कमाल है। सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और फिर लिस्ट में आगे हैं प्रत्याशित मान, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज और ऑपरेटर्स। हाँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज और ऑपरेटर्स, ये भी गणित जैसा लग रहा है। हाँ, ये गणितीय उपकरण ही हैं। ऑपरेटर्स को आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे क्वांटम सिस्टम से सवाल पूछना हो। सवाल? जैसे? जैसे, तुम्हारी ऊर्जा कितनी है, या तुम इस वक्त कहाँ हो। तो जब आप एक ऑपरेटर को सिस्टम पर, मतलब वेव फंक्शन पर लागू करते हैं, तो वो आपको उस गुण के जो भी संभावित मान हैं, उनकी जानकारी देता है। अच्छा, और ये प्रत्याशित मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू? एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो औसत मान है जो आपको मिलेगा अगर आप एक ही प्रयोग को कई कई बार दोहराएं और हर बार माप लें। ये जरूरी नहीं कि किसी एक बार के माप में आपको वही औसत मान मिले। ये बस एक औसत संभावना है। समझ गए। तो ये तो हो गए सिद्धांत, नियम वगैरह। अब लिस्ट में कुछ ठोस उदाहरण भी थे, जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स। हाँ। ये क्या है? कोई सचमुच का डिब्बे में बंद कण? हाँ, लगभग वैसा ही समझ लीजिए। पार्टिकल इन अ बॉक्स एक बहुत ही सरल, एक आइडियल मॉडल है। ओके। सोचिए एक कण है जो एक बहुत छोटे से डिब्बे में फंसा हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे किसी कण की ऊर्जा जब वो सीमित जगह में होता है तो वो कोई भी मान नहीं ले सकती। वो सिर्फ कुछ खास निश्चित मान ही ले सकती है। अच्छा, सिर्फ कुछ खास मान। जी हाँ, इसे कहते हैं ऊर्जा का क्वांटाइजेशन। ये क्वांटम दुनिया का एक बहुत ही मूलभूत नियम है। जैसे सीढ़ी के पायदान होते हैं, ऊर्जा भी वैसे ही चरणों में होती है, लगातार नहीं। सबसे अनोखे और शायद सबसे नॉन इंट्यूटिव नतीजों में से एक है। ऐसा क्या है इसमें? ये कहता है कि एक कण, एक पार्टिकल, किसी ऐसी बाधा को, मान लीजिए एक दीवार को, पार कर सकता है जिसे पार करने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। क्या मतलब? दीवार के आर पार बिना तोड़े? हाँ, क्लासिकल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ये नामुमकिन है। अगर आपके पास दीवार जितनी ऊंची छलांग लगाने की ऊर्जा नहीं है तो आप उसके पार नहीं जा सकते। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम स्तर पर उस कण के पास उस बाधा की दूसरी तरफ पाए जाने की एक छोटी सी, लेकिन शून्य नहीं, संभावना होती है। वो टनल कर जाता है। अरे बाप रे, दीवार के आर पार, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है। इसका कोई असली दुनिया में इस्तेमाल भी होता है या ये बस थियरी है?
नहीं नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। टनलिंग प्रभाव आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। सच में? कैसे? जैसे ट्रांजिस्टर्स जो हमारे कंप्यूटर और फोन में होते हैं, या फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स जिनसे हम परमाणुओं को देख पाते हैं, वो इसी प्रभाव के आधार पर काम करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, उसमें भी टनलिंग की भूमिका है। कमाल है। मतलब ये अजीब लगने वाली चीज असल में बहुत काम की है। बिल्कुल। और लिस्ट में सीमित पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे और भी मॉडल हैं। हाँ, फाइनाइट पोटेंशियल वेल और हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाँ, ये और थोड़ी जटिल मॉडल हैं जो हमें परमाणु और अणुओं के व्यवहार को, उनके ऊर्जा स्तरों को और वाइब्रेशंस को समझने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सूची हमें क्वांटम यांत्रिकी की नींव दिखाती है। वो समीकरण जो इसकी भाषा है, हाँ, वो सिद्धांत जो इसके नियम है, बिल्कुल। और वो मॉडल जो इन नियमों को काम करते हुए दिखाते हैं। एक पूरा पैकेज है ये। सही कहा आपने, एक पूरा ढांचा है ये। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये अवधारणाएं सिर्फ एकेडमिक रुचि का विषय नहीं है, या सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। हाँ, जैसे आपने बताया सेमीकंडक्टर, लेजर। हाँ, सेमीकंडक्टर, लेजर, एमआरआई मशीनें, ये सब टेक्नोलॉजी क्वांटम सिद्धांतों की हमारी गहरी समझ पर ही आधारित हैं। ये अवधारणाएं हमें बताती हैं कि पदार्थ असल में मूलभूत स्तर पर किस तरह बर्ताव करता है, और ये बर्ताव अक्सर हमारी रोजमर्रा की जो सहज बुद्धि है उससे काफी अलग हो सकता है। बिल्कुल अलग। यहाँ एक सोचने वाली बात शायद ये छोड़ी जा सकती है श्रोताओं के लिए, कि क्वांटम यांत्रिकी के ये मूलभूत सिद्धांत जो हमें इतने अजीब लगते हैं, इतने काउंटर इंट्यूटिव लगते हैं, वो वास्तविकता की हमारी समझ को किस हद तक चुनौती देते हैं। सही बात है। और भविष्य में ये समझ हमारे लिए टेक्नोलॉजी और ज्ञान के कौन-कौन से नए दरवाजे खोल सकती है, इसके बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।